नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानून पर किसानों की रणनीति की। बिहार में सरकार को लेकर आरजेडी की तैयारी की। बताएंगे कि ममता के किस दांव ने दी बीजेपी को टेंशन, और जानेंगे कब हो सकता है मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। और बुलेटिन के आखिर में बात शहर के नाम को बदलने पर शिवसेना के रुख पर कांग्रेस की आपत्ति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए साल पर देश को मिली खुशी की खबर। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मिली मंजूरी। देश में जल्दी ही शुरू होगा टीकाकरण का अभियान। कल देश भर में वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन। कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस कमेटी की बैठक पर फैसला जल्द। अगले हफ्ते वरिष्ठ नेताओं के बीच होगा मंथन। जल्द ही कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा पूर्णकालिक अध्यक्ष। तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा का खेलना तय। चेतेश्वर पुजारा की जगह बनाया गया टीम का उप कप्तान। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में अभी 1-1 की बराबरी पर है भारत। आर्थिक स्थिति पर आई राहत भरी खबर। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा 1,15,174 करोड़ रुपए। जीएसटी लागू होने के बाद ये अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन। नए साल के पहले दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद। पहली बार 14,000 के पार बंद हुआ एनएसई का निफ्टी। 37 अंकों की तेजी के साथ 14,018 अंक पर हुआ बंद। सेंसेक्स 118 अंकों की तेजी के साथ 47,869 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानून पर 30 दिसंबर को सरकार और अन्नदाताओं के बीच 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी बाकी हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा कृषि कानून ही है। इसे लेकर आज अन्नदाताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। बैठक के बाद अन्नदाताओं ने साफ कर दिया कि ना तो उनकी मांगे बदली हैं और ना ही तेवर। तो क्या फैसला है अन्नदाताओं का, देखिए ये रिपोर्ट। 30 दिसंबर को सरकार की ओर से दावा किया गया था कि अन्नदाताओं से आधी सहमति बन गई है। यानी अन्नदाताओं की ओर से जो 4 प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे उसमें से 2 पर सहमति बन गई है। लेकिन जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी वो थे कृषि कानून और एमएसपी। यानी अन्नदाता जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं मुख्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। हाँ, अन्नदाताओं और सरकार के बीच जो तल्खियां देखी जा रही थी वो जरूर कम हुई हैं। अब निगाहें 4 जनवरी की बैठक पर हैं। इसके एजेंडे को लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अन्नदाताओं के 80 संगठनों ने हिस्सा लिया और तय हुआ कि अन्नदाता अपनी मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को कृषि कानून रद्द करने होंगे और 4 जनवरी की बैठक में ये कानून कैसे रद्द होने हैं इस पर चर्चा होगी। साथ ही एमएसपी को लेकर भी सरकार पर पहले की तरह ही दबाव बनाया जाएगा। राकेश टिकैत ने दावा किया कि अन्नदाता अपनी ये दोनों मांगों को मनवाने के बाद ही आंदोलन खत्म करेंगे। यदि सरकार ने दोनों मांगे नहीं मानी तो 4 जनवरी के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, 30 दिसंबर को अन्नदाताओं के 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन अन्नदाताओं के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिनके इर्द गिर्द ये पूरा आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या सहमति बन पाएगी? सरकार तो संकेत दे रही है ना तो वो सभी फसलों पर एमएसपी दे सकती है और ना ही कृषि कानून वापस ले सकती है। ऐसे में किसानों के तेवर क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए दामिनी, किसानों ने तो अपना पक्ष आंदोलन के पहले दिन से ही साफ साफ जाहिर कर दिया है। एमएसपी की कानूनन गारंटी और कृषि कानूनों का रद्द होना उनकी प्रमुख मांगे रही हैं, लेकिन सरकार किसानों को अपनी बातों में इस तरह झुला रही है जैसे बच्चों का कोई खेल हो। कभी वो वार्ता करती है तो कभी संशोधन की बात कहती है, कभी किसानों को कानूनों के फायदे बताती है, लेकिन असल मुद्दे पर उसका फैसला क्या होगा ये जाहिर नहीं करती है। 30 दिसंबर को हुई वार्ता के बाद भी सरकार किसानों को अपनी बातों में उलझा कर रख रही है। शायद ऐसा करके वो समय बिता रही है ताकि मौसम की मार और अन्य परेशानियों से किसानों की हिम्मत टूटे और वो आंदोलन खत्म कर दें। और अगर सरकार पर ये उंगली उठे कि उसने किसानों की मांगे नहीं मानी तो सरकार पर्यावरण और बिजली से जुड़े कानूनों पर मानी गई अपनी जो मांग है, जो उनकी मांग है, जो उन्होंने मानी है, उनका हवाला दे देगी। ये पूरा खेल जो है दामिनी, काफी चालाकी से सरकार की ओर से खेला जा रहा है, जिसमें किसान और आम जनता दोनों का भविष्य जो है वो दांव पर लग गया है। अगर किसान सारी तकलीफों के बाद भी आंदोलन खत्म न करके अपनी मांगों पर अड़े रहे तो शायद सरकार कुछ और तरकीबें निकाल करके आंदोलन खत्म करवाना चाहेगी। देखना यही है दामिनी कि इतना सब सहकर भी किसान कितनी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं इस ठंड में भी, और आम जनता उनका कितना साथ देती है। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अब बात अगली खबर की। बिहार में एनडीए की सरकार कब तक चलेगी, ये सवाल विपक्ष के साथ ही अब एनडीए के अंदर भी उठने लगे हैं। आरजेडी की नजर तो सरकार पर पहले से ही है, लेकिन अब आरजेडी में अचानक सक्रियता बढ़ गई है। आरजेडी की इस सक्रियता के पीछे किसका हाथ है, लालू का या तेजस्वी का? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने इस कदर तेज दिखाया कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को कड़ी टक्कर दे डाली और अब बीजेपी और जेडीयू की दरार को बढ़ाकर सरकार बनाने का मौका मिला तो लालू यादव एक्टिव मोड में आ गए। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि रांची के रिम्स का पेइंग वार्ड एक बार फिर सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से सक्रिय हो गए हैं। खराब सेहत के बावजूद लालू बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से वो लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात करके आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में हुई राजनीतिक घटनाक्रम को लालू प्रसाद अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर उनकी ओर से खास प्लान बनाया गया है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने तेजस्वी यादव को खास निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही आरजेडी के सिपह सालारों को 2 अलग अलग मोर्चे पर तैनात कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को कहा गया है कि जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को साधने की कोशिश करें और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का होमवर्क दिया गया है। इतना ही नहीं, लालू यादव ने बीजेपी पर बरसने के साथ नीतीश के दर्द पर मरहम लगाने के निर्देश भी दिए हैं। पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने और एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ी करने की जवाबदेही दी गई है। दूसरी ओर कहा गया है कि सत्ता पक्ष के रूप में बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करें। लालू यादव को बिहार की सियासत का किंग मेकर कहा जाता है। अब की बार भी वो इसी भूमिका को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या बिहार में एक बार फिर बन पाती है नीतीश और लालू की सरकार। अब आरजेडी की रणनीति कब तक सफल होगी और होगी भी कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन लालू की सक्रियता से बीजेपी की परेशानी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि बिहार सरकार में वो भी शामिल हैं। बीजेपी की परेशानी सिर्फ बिहार में नहीं बढ़ रही, पश्चिम बंगाल में भी उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ राज्य के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ रही है। तो अब ममता ने क्या चला है दांव, जिससे परेशान है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव का शोर तेज होता जा रहा है। चुनाव आयोग तो सक्रिय है ही, राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। टीएमसी के लिए प्रचार की कमान ममता बनर्जी ने संभाल रखी है। वो पार्टी प्रमुख होने के साथ ही राज्य की सीएम भी हैं। राज्य में बीजेपी की केंद्रीय नेताओं के बढ़ते दौरों को देखते हुए ममता ने भी प्रचार की रणनीति बदल दी है। 2019 के लोकसभा चुनावों में राज्य के आदिवासी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। इसके बाद टीएमसी ने भी उन सीटों पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है जहां आदिवासी समुदायों की संख्या अधिक है। ममता बनर्जी बीरभूम जिले के बोलपुर की 2 दिनों की यात्रा के बाद कोलकाता लौट रही थीं। तभी अचानक उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव कर दिया और शांति निकेतन में सोनाझुरी हाट के पास स्थित एक आदिवासी गाँव पहुँच गयी, जहां उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ खाना बनाया और पास के आदिवासियों के देवता के साथ प्रार्थना की। ममता के आदिवासी दांव से बीजेपी परेशान दिख रही है। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। विजयवर्गीय ने कहा कि उनका अचानक आना ड्रामा के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी मंच पर डांस भी कर चुकी हैं। ममता बनर्जी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। विजयवर्गीय के बयान बता रहे हैं कि ममता की बदलती रणनीति ने उन्हें परेशान कर दिया है। ममता बनर्जी इस समय पूरे राज्य का दौरा कर रही हैं। वो पार्टी के लिए योजनाएं बना रही हैं। वहीं पीएम दिल्ली से ही तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे हैं। आज उन्होंने 6 राज्यों में एक साथ लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की। तो क्या है लाइट हाउस योजना और किन किन राज्यों में हुई इसकी शुरुआत, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 2017 में लाइट हाउस परियोजना का ऐलान किया था। इस योजना के लिए GHTC इंडिया के तहत देश में 6 स्थानों का चयन किया गया था। योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए सस्ती दर पर मकान बनाए जाने हैं। राज्य और केंद्र दोनों के लिए ये योजना काफी चुनौतीपूर्ण थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहित भी किया और निर्धारित मानदंडों के अनुसार सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ और राजकोट में हजार से अधिक मकानों का निर्माण करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया गया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा
त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। लाइट हाउस परियोजना के तहत बनने वाले मकान काफी सस्ते होंगे और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को ये मकान दिए जाएंगे। 415 वर्ग फीट में बनने वाले इन मकानों की कीमत सिर्फ 4.25 लाख रुपए रखी गई है। इस दौरान पीएम ने कहा कि जो लोग हमारे मजदूर के सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते थे, महामारी के समय उन्हें हमारे मजदूरों की ताकत का एहसास हो गया। हम मजदूरों के लिए शहरों में सस्ते मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कब तक ये मकान बनेंगे और किसके हिस्से आएंगे। मध्य प्रदेश भी इस योजना का हिस्सा है, लेकिन यहाँ सवाल दूसरा पूछा जा रहा है कि किसके हिस्से मंत्री पद आएगा, क्योंकि शिवराज सरकार में अभी कई मंत्री पद खाली पड़े हैं। 3 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में अचानक हलचल मच गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में किसे मिलेगी जगह? क्या बीजेपी के दिग्गजों को सम्मान देंगे शिवराज, या फिर अब की बार भी जयकार ज्योतिरादित्य की ही होगी? ये सवाल अब और तेजी के साथ उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार 3 जनवरी को होगा। इसके लिए राजभवन में 12:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। फिलहाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रदेश से बाहर हैं, लेकिन शनिवार शाम तक या रविवार सुबह उनके भोपाल वापस आने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर से शपथ ग्रहण का समय तय नहीं हुआ है। शिवराज कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। शिवराज इस मुद्दे पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों की लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी है। मंत्रियों के नाम की वजह से ही एमपी का कैबिनेट विस्तार कई महीनों से रुका हुआ है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के सामने सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने उपचुनाव के बाद अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। इसीलिए बीजेपी नेता खुद को तवज्जो दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सिंधिया समर्थक भी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम शिवराज किसे शामिल करते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात शहर के नाम पर शुरू हुई तकरार की। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल शिवसेना और कांग्रेस के बीच अब शहर के नाम को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। शिवसेना शहर का नाम बदलना चाहती है, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो किस शहर के नाम पर शुरू हुई लड़ाई, देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलना चाहती है, जबकि कांग्रेस शहर के नाम को बदलने के खिलाफ है। शिवसेना चाहती है कि औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखा जाए, जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वैसे औरंगाबाद शहर का नाम बदले जाने का मामला नया नहीं है। 1995 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की सरकार थी, उस समय भी शिवसेना की ओर से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। 2014 में एक बार फिर राज्य में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी, लेकिन तब ये मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 1995 की तुलना में 2014 की सरकार में सबसे बड़ा अंतर ये था कि 1995 में सरकार की कमान शिवसेना के पास थी, तो 2014 में राज्य में सीएम बीजेपी का बना था। लेकिन अब राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार, तो औरंगाबाद के विभागीय आयुक्त ने राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के पास नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस कर रही है। राज्य के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बाला साहब थोरात ने कहा है कि हम इस तरह के प्रयासों का विरोध करेंगे। महाविकास अघाड़ी की सरकार विकास के मुद्दे पर गठित की गई है। हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है। शहर का नाम बदलकर कुछ हासिल नहीं होता है। कुछ चीजों का इतिहास बदला नहीं जा सकता। शहरों का नाम बदलना हमें मंजूर नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार में शामिल सहयोगी दल का विरोध होने के बावजूद औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर होता है या नहीं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।